क्लास 9th की ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे भाग 2 को और इसमें हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और प्लेटों में गतियां कैसे होती हैं, यानी एक प्लेट का विघटन कैसे होता है, प्लेटों का टूटना और प्लेटों की गतियां। इसको समझने के लिए हम यहाँ समझेंगे सागर नितल प्रसरण को, जो कि आपके चैप्टर में है प्लेटों की गतियां। उसको समझने के लिए मुझे लगा कि एक वीडियो पहले ये बनाना अति आवश्यक है, जिससे आप उसको सही से समझ सकें प्लेटों की गतियों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आइए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना या उसकी बनावट एक समान नहीं है और उसकी संरचना की जानकारी हमें पृथ्वी के केंद्र से निकलने वाली तरंगों के माध्यम से होती है, जो सिस्मोग्राफ यंत्र पर बने ग्राफ से देखने पर पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर की बनावट कहीं ठोस अवस्था में है, तो कहीं अर्ध ठोस अवस्था में है, तो कहीं द्रव या कीचड़ अवस्था में है। तो इस तरह हमको आंतरिक संरचना की जानकारी होती है और मुख्य 3 भागों में पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बांटा जा सकता है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुप्रस्थ काट का चित्र यहाँ पर हमने बनाया है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले मुख्य 3 भाग कौन से हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के हैं। सबसे पहले देखें कि 3 भागों में बांटा जा सकता है: क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, इसको सियाल परत, सीमा परत या नीफे परत भी कहा जाता है। यहां पर देखें कि 0 किलोमीटर यानी पृथ्वी की सतह से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक जो है आपका क्रस्ट पाया जाता है। यानी क्रस्ट है, भूपर्पटी है, पृथ्वी की बाह्य परत है, सतह है। फिर इसके बाद 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, यानी यहां से लेकर यहां तक देखेंगे कि मेंटल सीमा का विस्तार है। और फिर 2900 किलोमीटर से लेकर इसके बिल्कुल केंद्र तक, पृथ्वी का जो बिल्कुल केंद्र बिंदु है, 6371 किलोमीटर पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। तो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक आपका क्रोड है। ठीक है, तो इस प्रकार आंतरिक संरचना को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। और फिर इसके 3 उपभाग हैं, यानी 3 उपभाग। जैसे ये क्रस्ट है, क्रस्ट परत है 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक। इसको 2 भागों में पुनः विभाजित किया गया, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। इसी प्रकार जो ये मेंटल सीमा है, यहां से 100 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी मेंटल जो है 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई तक, और फिर निचला मेंटल बोला जाता है जो 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। बहुत ध्यान से समझेंगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद देखें 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक क्रोड का विस्तार है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। 2900 से
5150 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को ऊपरी क्रोड कहते हैं और इसके नीचे वाले भाग को हम कहते हैं निचला क्रोड। ठीक है, तो यह है इसके भाग और उपभाग। इसके देखेंगे जो विभाजक रेखा है उसको नाम दिया गया है। जैसे क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर के ऊपर क्रस्ट और इसके नीचे मेंटल। तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है वह विभाजक रेखा कहलाती है मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। और फिर यहां देखेंगे कि यहां तक मेंटल सीमा का विस्तार है। तो मेंटल से क्रोड को अलग करती है 2900 किलोमीटर की आंतरिक गहराई पर है, वह सीमा कहलाती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। उसको कहेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। तो यह है विभाजक रेखा जो अलग करती है क्रस्ट को मेंटल से, मेंटल को क्रोड से। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, अब हम बारी बारी से इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे प्लेटों की गतियों को। क्या कारण है कि प्लेटें गति करती हैं। देखें, सबसे ऊपर देखें कि क्रस्ट है यानी भूपर्पटी है और इसकी मोटाई महासागर और महाद्वीपों में अलग अलग है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महासागरों में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है। और आप जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का बाह्य सतह है यानी जो परत है, उस पर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, पठारी क्षेत्र भी हैं, समतल मैदानी क्षेत्र भी हैं। तो समुद्र तल से ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो पर्वत और पठारी क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। तो औसत रूप से देखा जाए तो औसत रूप से क्रस्ट की यानी भूपर्पटी की जो चट्टानी सतह है ठोस रूप में, उसकी मोटाई औसत रूप से 100 किलोमीटर तक है। यानी 100 किलोमीटर तक क्या है, ये इसकी औसत मोटाई है क्रस्ट की। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें फिर मेंटल सीमा शुरू हो जाती है 100 किलोमीटर के नीचे। इसमें ध्यान देने की बात है कि 100 किलोमीटर के नीचे यहां तक आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये 200 किलोमीटर तक ये जो भाग है मेंटल का, यानी मेंटल सीमा का जो सबसे ऊपरी भाग है 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के मध्य का, यह क्रस्ट के समान ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रस्ट के समान ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके भौतिक लक्षण के आधार पर देखा जाए तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है और इन दोनों को मिला करके स्थल मंडल कहा जाता है। यहाँ हमने नोट किया है कि क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल यानी क्रस्ट सीमा और 100 किलोमीटर तक और इसके नीचे फिर 100 किलोमीटर तक, जो कि ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग है 100 किलोमीटर, ये दोनों मिला के स्थल मंडल कहलाता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फियर। स्थल मंडल यानी लिथोस्फियर और स्थल मंडल को ही हम प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। प्लेट क्या है? कल बताए थे कि प्लेट अस्थलीय दृढ़ भूखंड जिस पर महाद्वीप और महासागर क्या है? टिके हुए हैं। यानी अस्थलीय दृढ़ भूखंड ठोस भाग जिस पर महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं प्लेट कहलाता है या स्थल मंडल कहलाता है, जिसकी मोटाई क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिला के 200 किलोमीटर तक है। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसके नीचे
जब 200 किलोमीटर के नीचे आएंगे तो जो मेंटल का भाग है वो अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखो यहाँ पे नोट है कि ये अर्ध ठोस अवस्था का भाग है, अर्ध ठोस भाग है, यानी कीचड़ अवस्था में पाया जाता है, ना तो द्रव है और ना ही ठोस है। और इसमें द्रवित मैग्मा लावा राख वृत्त रूप में घूमता रहता है। और देखेंगे कि केंद्र से जो ऊर्जा निकलती है बाहर की ओर, यह इसी के साथ जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो प्लेट पर दबाव डालती है, प्लेट यानी स्थल मंडल पर दबाव डालती है और इसमें भ्रंश पड़ जाती है। भ्रंश का मतलब दरार पड़ जाती है और ऊर्जा बाहर निकलने का प्रयास करती है। और इसी के साथ जो ये द्रवित मैग्मा है वो भी भ्रंश के सहारे बाहर निकलता है और इसी घटना को ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक परिघटना होती है जिसको ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं और इसको हम इस फिगर में अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल इसके बाद देखते हैं फिर ये था आपका ऊपरी मेंटल जो 700 से 100 किलोमीटर के मध्य था और इसमें भी 100 से 200 किलोमीटर तक ठोस अवस्था में और 200 से 700 किलोमीटर तक आपका अर्ध ठोस अवस्था में मेंटल सीमा पाई जाती है। इसके नीचे आएंगे तो फिर देखेंगे कि जो निचला मेंटल है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, जो कि मेंटल सीमा का अंतिम छोर है 2900 किलोमीटर तक। ये निचला मेंटल ठोस अवस्था में। और फिर मेंटल के बाद आपकी कौन सी सीमा शुरू हो जाती है? क्रोड। क्रोड सीमा शुरू हो जाती है। तो क्रोड सीमा में जो ऊपरी क्रोड सीमा है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक यह पाया जाता है द्रव अवस्था में। और सबसे केंद्र में देखेंगे जो निचला क्रोड है यह पाया जाता है ठोस अवस्था में। होना चाहिए द्रव अवस्था में, लेकिन कारण यह है द्रव अवस्था में क्यों होना चाहिए कि पृथ्वी के केंद्र का ताप सबसे अधिक है और जब अधिक दबाव और ताप के कारण देखें कि उत्तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन इसका घनत्व इतना अधिक है, इतना घनत्व है और इतना बाह्य ताप पड़ता है कि यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो केंद्रीय भाग है निचला क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो कि यहां से हमने अध्ययन किया क्रस्ट, मेंटल, क्रोड और इसके उपभाग ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, फिर जैसे ये हो जाएगा ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, है ना, और मेंटल में ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा यहां समझते हैं सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण में हम यह देखेंगे कि सागर की तली का निर्माण कैसे होता है, जो महासागर की तली है उसका निर्माण कैसे होता है, एक नई क्रस्ट का निर्माण कैसे होता है। नई क्रस्ट का निर्माण होता है जब प्लेटें एक दूसरे से क्या होती है, दूर जाती हैं। इसी को समझेंगे इसमें कि होता क्या है कि केंद्र से जब ऊर्जा निकलती है, देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी का चित्र बना हुआ है और यह हमारी बाहर की देखेंगे तो भूपर्पटी है यानी क्रस्ट है ना, भूपर्पटी क्रस्ट है। और ये जो भूखंड है, बड़े भूखंड है यानी जो स्थल मंडल है, ये 7 बड़े भूखंड हैं। 7 बड़े भूखंड हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। देखें जैसे मान लीजिए यह एक भूखंड हो गया, दूसरा भूखंड हो गया, तीसरा भूखंड हो गया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो 7 बड़े भूखंड आपस में जुड़े हुए हैं और चलायमान है, गति करते रहते हैं। इसका कारण क्या है? कल हम बताए थे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और उसमें यानी इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और उसमें बताए थे कि पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसको कहा गया पेंजिया। वेगनर महोदय का जो सिद्धांत था, उन्होंने पेंजिया का उसका विस्थापन हुआ। विस्थापन कैसे हुआ, विघटन कैसे हुआ? केंद्र से ऊर्जा निकलती है, जो हमने बताया पृथ्वी के केंद्र से जो ऊर्जा निकलती है
वो क्रस्ट पर दबाव डालती है। जब क्रस्ट पर दबाव डालती है तो जहाँ कमजोर क्रस्ट होती है या कमजोर परत होती है पृथ्वी की बाह्य सतह, वहां भ्रंश पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। और जब दरार पड़ जाती है तो यहाँ से ऊर्जा भ्रंश के सहारे बाहर निकलती है और फिर एक जो क्रस्ट जुड़ी हुई थी वो क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, टूट जाती है और टूटने के बाद एक दूसरे से दूर जाने लगती है। दूर जाने का कारण ये जो तरंगे हैं, पृथ्वी से निकलने वाली जो सामान्य तरंगे हैं, कुछ इस तरह से फैलती हैं। जब दबाव डालती हैं इस तरह से फैलती हैं तो फिर इसी के सहारे प्लेटें भी क्या होती हैं, दूर जाने लगती हैं। तो जाहिर सी बात है जब प्लेटें दूर जाने लगती हैं तो कहीं जाके टकराती होंगी, तो इधर की कोई प्लेट है तो उससे टकराती है, ये घटना होती है। प्लेटों का दूर जाना, प्लेटों का पास आना, ये जैसे यहाँ से मान लीजिए इधर यहाँ से विघटन हुआ एक क्रस्ट का और फिर इधर से ऐसे अगर प्लेट जा रही है ना, एक क्रस्ट इधर जा रही है तो यहाँ टकराएगी, है ना। यहाँ से क्या हो रही है, दूर जा रही है, यानी प्लेटें दूर भी जा रही हैं और पास भी आ रही हैं। तो ये घटना होती है प्लेटों का दूर जाना और पास आना, और यह होता है संवहनी तरंगे जब निकलती हैं। और आप जानते हैं कि जो ये ऊपर पेस्ट वाला जो भाग है ना, अर्ध ठोस अवस्था वाला जो भाग है, इसके ऊपर क्या है, स्थल मंडल है। ये स्थल मंडल 7 बड़े भूखंड जुड़े हुए हैं जो कि हमेशा गति करते रहते हैं, तैरती हुई अवस्था में है। ठीक है, तो यही कारण है कि भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। बाह्य परत स्थल मंडल क्या है, एक सभी भूखंड जुड़े हुए हैं और वो तैरती हुई अवस्था में है, चलायमान है, उसमें गति अभी भी हो रही है। ठीक है, इसको आपने समझा, देखा। अब थोड़ा सा यहां समझते हैं कि एक और उदाहरण से कि अटलांटिक महासागर में सागर नितल प्रसरण। अटलांटिक महासागर, आप विश्व का मानचित्र देखिए, उसमें आप देखेंगे कि अटलांटिक महासागर कहाँ है। सबसे पहले देखेंगे कि अटलांटिक महासागर है कहाँ। उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ अमेरिका महाद्वीप है, यानी उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, और फिर इधर यूरोप और नीचे अफ्रीका, और बीच में अटलांटिक महासागर एस आकार का महासागर है। इस तरह से अटलांटिक महासागर है, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप और नीचे अफ्रीका। अब है क्या कि यहां से प्लेटें दूर जा रही हैं। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक कटक पाया जाता है जिसको कहते हैं महासागरीय कटक, अटलांटिक महासागरीय कटक। यहाँ से क्या है कि प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। और जब प्लेटें दूर जाती हैं तो एक नई क्रस्ट का निर्माण होता है, और नई क्रस्ट का निर्माण कैसे होता है इसी को हमको समझना है, यानी सागर की तली का निर्माण कैसे होता है। आखिर सागर की तली में ही प्लेटें दूर क्यों जाती हैं, समझ पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि सागर की जो तली है, जो सागर की जो क्रस्ट है, उसकी मोटाई अपेक्षाकृत कम है जो महासागर की क्रस्ट है। क्योंकि महासागर गहरे गर्तों में है, और गहरे गर्तों में है तो वह भी एक क्रस्ट के ऊपर है, जबकि उसकी मोटाई कम है, और महाद्वीप ऊपर उठे हुए भाग हैं जिसकी मोटाई बहुत अधिक होती है। इसलिए दबाव कहाँ पड़ता है, तरंगों का महासागर की तली पर पड़ता है। और यही कारण है कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच भ्रंश है, और भ्रंश में उभरी पर्वत जैसी इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है अटलांटिक महासागरीय कटक। ठीक है, कैसे तली का निर्माण हो रहा है, कैसे ये यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसी को समझेंगे। देखें यहाँ पे इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ हमने दिखाया है अमेरिका और दूसरी तरफ इधर दिखाया है यूरोप और अफ्रीका को। देखेंगे कि ये हमारी क्रस्ट है, यानी सागर की तली है, यहाँ लिखा है सागर की तली। ये सागर की तली है, और इस क्रस्ट के नीचे किसका विस्तार है,
मेंटल सीमा का विस्तार है। और मेंटल सीमा कौन सी? अर्ध ठोस अवस्था वाली, अर्ध ठोस अवस्था वाली मेंटल सीमा, जो कि तरल अवस्था में अर्ध ठोस अवस्था वाली जो सीमा है मेंटल की, इसमें द्रवित मैग्मा, लावा, राख घूमता रहता है। और देखें कि जब यहाँ पे एक भ्रंश पड़ जाती है, यहाँ एक भ्रंश पड़ गई, जिसके कारण यह द्रवित मैग्मा केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा और केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा और उस द्रवित मैग्मा के दबाव के कारण बाहर की ओर निकलने लगता है। जब इस भ्रंश के सहारे यह द्रवित मैग्मा बाहर निकलने लगता है तो ऊपर आके इस प्रकार ये जमने लगता है। जब ऊपर आके जमता है तो ऊपर ये उठी हुई पर्वत जैसी संरचना बन जाती है ना। तो ये उठी हुई क्या है? पर्वत जैसी संरचना है। और फिर यहाँ पे यही द्रवित मैग्मा आकर के ठंडा होके क्या होता है? जमने लगता है। ठीक है, जैसे क्रस्ट दूर जाती है, प्लेट दूर जाती है, तो दूर जाते ही फिर क्या होता है? द्रवित मैग्मा आकर के उस स्थान को भर देता है, जिससे कि एक नई क्रस्ट का उसके ठंडा होने से निर्माण हो जाता है। यहाँ पे लिखा है नई क्रस्ट। द्रवित मैग्मा निकला, यहाँ आया और जो स्थान रिक्त हुआ उसको भर दिया, ठंडा हो गया, एक नई क्रस्ट का निर्माण हो गया। फिर यहाँ देखें कि दबाव पड़ता है, तो इस दबाव के कारण क्या होता है? प्लेटें दूर जाती हैं। जब प्लेटें दूर जाती हैं तो जो नई क्रस्ट थी ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है, आगे की तरफ बढ़ती जाती है और धीरे धीरे फिर क्या होता है? फिर इसी प्रकार एक नई क्रस्ट का फिर निर्माण होता है। और इस तरह तली का क्या होता है? विस्तार होता चला जाता है, यानी सागर की तली का विस्तार होता है। ठीक है, तो एक नई क्रस्ट का निर्माण इस प्रकार होता है। और यही कारण है कि एक स्थलीय दृढ़ भूखंड पेंसिया का विभाजन हुआ, यानी एक ही भूखंड था, उसमें भ्रंश पड़ी और फिर वो एक दूसरे से दूर जाने लगा और फिर इस तरह से आज के 7 महाद्वीप बने। और ध्यान देंगे कि 7 महाद्वीप 7 बड़े भूखंड नहीं हैं, 7 बड़े भूखंड हैं जिस पर महाद्वीप और महासागर दोनों स्थित हैं। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। तो 7 बड़े भूखंड हैं, यानी 7 बड़ी प्लेटें और लगभग 20 छोटी प्लेटें हैं, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे और प्लेटों की गतियों को समझेंगे। यानी प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं। प्लेटों की 3 गतियां होती हैं और थोड़ा सा समझेंगे कि प्लेटों की 3 गतियां होती हैं। प्लेटें जब पास आती हैं, जब 2 प्लेटें पास आती हैं तो उसको कहते हैं अभिसारी परिसीमा। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको कहते हैं रूपांतर परिसीमा। कभी कभी क्या होता है कि जब प्लेटें पास आती हैं तो एक दूसरे से टकराकर टूट सकती हैं या एक दूसरे के नीचे जा सकती हैं। यानी प्लेटें टकराकर एक दूसरे के नीचे जा सकती हैं या फिर यदा किदा क्षैतिज अवस्था में चलायमान हो सकती हैं। क्षैतिज अवस्था में यानी इस तरह से प्लेट टकरा के फिर आगे की ओर सरक सकती हैं, तो उसको कहते हैं रूपांतर परिसीमा, है ना। तो ये 3 गतियां हैं प्लेटों की। अभिसारी पास आती हैं, अपसारी दूर जाती हैं और टकरा कर क्षैतिज रूप से चलायमान हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं अभिसारी, अपसारी और रूपांतर परिसीमा। ठीक है, पास आती हैं विनाशी प्लेट किनारा, दूर जाती हैं तो होता है रचनात्मक प्लेट किनारा, यानी एक नई क्रस्ट का निर्माण होता है। और फिर क्षैतिज रूप से चलायमान होती है, उसको कहते हैं संरक्षी प्लेट किनारा। ठीक है, तो ये वीडियो मोस्ट है। मैं समझ सकता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक अगर वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के और इसके बारे में पूछ सकते हैं, हम बता सकते हैं। ठीक है, और किसी भी परीक्षा की दृष्टि से आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है अति महत्वपूर्ण है। आगे जब कोई आप तैयारी करेंगे तो वहाँ यह बुक आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी।
इसका अध्ययन हमने थोड़ा विस्तृत रूप में बताया, समझाया, ताकि आपको समझ में आ सके कि प्लेटें गति कैसे करती हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक बार फिर बताएं, और लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।